हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। यहां पे जो हम लोग कवर करने वाले हैं क्या क्लास 10 साइंस का काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके इस बार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक दिखेगा। मैं इस तरह के और भी आप लोग को 3-4 वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे मैं जो यहाँ पे आपको 10वीं और 12वीं का दोनों की तैयारी कराता हूँ। तो आप इस चैनल में अगर न्यू है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लिए। कुछ दिन पहले अभी जो है हाल में जो 12वीं का एग्ज़ाम हुआ था, तो उस एग्ज़ाम में जो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मुझे कमेंट की कि मेरा भाई जो है 10 क्लास में पढ़ता है, उसकी तैयारी कर रहा है। वो इसलिए कमेंट कर रहे हैं क्योंकि 12 क्लास को मैं जितने भी पढ़ाया हूँ तो काफ़ी सभी लोगों का जो है एग्ज़ाम जो काफ़ी अच्छा गया है। मैंने बोल रहे सभी को कि मेरा वीडियो से देख करके वो एग्ज़ाम दिए। सभी क्वेश्चन जो मेरे वीडियो से आए हैं, इसलिए मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप जो है 10वीं क्लास का भी वीडियो बनाइए ताकि मेरे भाई जो पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ पाए आपसे, और आपके जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो बोर्ड एग्जाम में पूरा फुल्ली आ जाते हैं। इसलिए मैं उन्हीं लोग के कहने पर जो है 10 क्लास की क्वेश्चन को शुरू किया हूँ। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो चैनल को न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देख पाएंगे, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन को एक बार ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, तो यहाँ पे एक का क्या हो जाएगा, एक का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी जो है काफी इजी क्वेश्चन है। और मैं जितने भी क्वेश्चन करूँ काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार दोबारा इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक बार ध्यान से देख लीजिए ऑप्शन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण। काफी इजी क्वेश्चन ये भी है और काफी बार ये पूछा जाता है। तो क्या होगा, 2 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 करा, देखिए कह रहा कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है, तो क्या जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 होती है। कितनी होती है, तो 2 होती है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का है, क्या कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा, क्या करा कि कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। एक बार आप लोग अच्छी तरह से ऑप्शन को एक बार ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे। तो 5 का क्या होगा, 5 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अबिंदुकता। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अबिंदुकता। तो आप लोग को और ये बता दें कि किसी तरह का आंसर अगर देने में, बहुत सारे क्वेश्चन बनाता हूँ तो किसी तरह का किसी कहीं पे भूल जाती है, मिस्टेक होती है बोलने में या फिर किसी क्वेश्चन को पढ़ने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको लिख दूंगा। तो आप लोग उस चीज़ की चिंता ना करें, या फिर अपने से आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अपने से मिला लीजिएगा, ठीक है। कहाँ पे मैं कुछ अगर बोल रहा हूँ उल्टा उल्टी तो आप लोग वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बनाने में इतने सारे क्वेश्चन जब साथ में रिकॉर्डिंग होती है तो पता नहीं चल पाता क्या बोला जाता है नहीं बोला जाता है। वैसे मैं आप तो पूरे ध्यान रखता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि निकट दृष्टि वाले व्यक्ति चश्मे में इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए यहाँ पे। तो ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी अवतल लेंस। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करा देख पाएंगे कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए जो किस लेंस का व्यवहार होता है। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखिए ऑप्शन ध्यान से। तो क्या हो जाएगा, 7 का आप लोग पता होगा क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से दिष्ट धारा दिया हुआ, प्रतिवर्ती दोनों, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाना चाहिए, इन दोनों धाराएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करा है, क्या करा है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है। विद्युत शक्ति का जो है ऐसा मात्रक क्या है, तो एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को एक बार देख लीजिए ध्यान से। तो क्या हो जाएगा, उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाट। क्या होगा, 9 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, नरम लोहा। ऑप्शन उस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, नरम लोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या देखिए ध्यान से, कह रहा है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध होता है, यानी क्या होता है, घटता बढ़ता या फिर क्या कहते हैं, बढ़ता घटता नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 11 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, नहीं बढ़ता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा, देखिए ध्यान से, कहा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, उसको जनित्र कहते हैं। ऑप्शन इस क्वेश्चन का, जिनको जनरेटर कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ध्यान करा है, ध्यान से देखिए कि फॉलोइंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। एक बार अच्छी तरह से आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए यहाँ पे। फॉलोइंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा जो किसकी दिशा को संकेत करता है। तो क्या होगा, 13 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, यानी बल का। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या करा, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 करा है कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 14 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं विद्युत ऊर्जा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करा है कि नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, यानी क्या आवश्यक यहाँ पे किया जाता है नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो अगर ऑप्शन को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से देख लीजिए। तो 15 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं यूरेनियम। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करा, क्या करा, देखिए
कि इनमें से कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा है। ऑप्शन एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, कोयला है, पेट्रोल है, सौर ऊर्जा और प्राकृतिक गैस है। तो यहाँ पे नवीकरणीय पूछ रहा है, तो आप लोग को ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा 16 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं सौर ऊर्जा। क्या होगा सौर ऊर्जा। नवीकरणीय आप लोग समझा दें थोड़ी देर डिटेल में कि नवीकरणीय ऊर्जा उसको कहते हैं जो भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं है, और अनवीकरणीय ऊर्जा उसको कहेंगे जो भविष्य में समाप्त होने की संभावना। जैसे कोयला जो है, पेट्रोल या कभी भी समाप्त हो सकता है जब इसकी सीमित खत्म हो जाएगी, बट अनवीकरणीय मतलब इसकी कोई सीमित नहीं है। मतलब इसमें जो अनंत है, इसका कोई ये नहीं है कि जैसे पानी हो गया इसका कोई अंत नहीं है, जैसे हवा हो गया, सूर्य हो गया, इसका जो कोई अंत नहीं है। इस प्रकार की क्रिया को मतलब ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करा देखिए ध्यान से कि भोजन का पचना तथा पकाना जो किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार अच्छी तरह से ध्यान से ऑप्शन को देख लिया यहाँ पे। तो 17 क्या होगा, 17 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं ऑक्सीकरण, यानी जिसको हम कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं उसको, उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 करा देखिए, क्या है कि CaCO3 और ये जो है CaO प्लस CO2 उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ये भी पूछा था काफ़ी बार। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो एक साथ बना हुआ बट तीर के चिन्ह के बाद ये क्या होता है, अलग हो जाता है, यानी CO अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को दिमाग लगाने की बात है कि मतलब अलग होता है, अलग नहीं टूटना। टूटना को हम क्या कर सकते हैं, अपघटन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर 18 का सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपघटन। ठीक है, तो यहाँ पे एक पदार्थ था, एक पदार्थ COC थे, यहाँ पे दो पदार्थ अलग अलग बन गए, यानी टूट गया, इसको हम अपघटन कहते हैं या फिर विघटन भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे अपघटन दिया हुआ, तो ऑप्शन में क्या होगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करा देखिए ध्यान से, कहा कि श्वसन जो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। श्वसन जो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 19 का क्या होगा, 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचयन। क्या होगा ये, उपचयन। ठीक है, तो ध्यान से रखिए। और भोजन का पचना क्या होगा, अपचयन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे श्वसन के दौरान उष्मा भी उत्पन्न होती है, तो ये भी उष्मा भी हो सकता है आपका। क्वेश्चन है 20 करा कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन जो है सही है। तो एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे, कौन सा अभिक्रिया जो मतलब नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। सी मतलब 2CU + O बराबर 2CuO बनता है। तो अब यहाँ पे जो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से, कॉपर का ऑक्साइड या फिर कॉपर का अवकरण होता है या फिर कॉपर का नाइट्रेशन होता है, या ए बी दोनों होता है। तो क्या हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण। यूँ क्योंकि कॉपर जो है यहाँ पे किसके साथ मिलता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है, और ऑक्सीजन के मिलने के साथ क्या होता है, उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा कॉपर का ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21 करा क्या करा कि इनमें से कौन जो है अम्लीय पदार्थ है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, अम्लीय पदार्थ पूछता है और पता होना चाहिए आप लोग को। अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, यानी जिसका pH मान 7 से कम हो। ठीक है, उसको पदार्थ हम क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। बट जिसका पदार्थ जो होता है उसका pH मान अगर 7 से अधिक हो, यानी जो पदार्थ का जो स्वाद में उसको देंगे तो उसको कड़वा टाइप का हो। ठीक है, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अम्ल पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नारंगी का रस जो है, ये आप लोगों को पता होगा, चखे होंगे, तो ये क्या होता है, मतलब खट्टा होता है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, यानी नारंगी का रस क्या होगा, ये अम्लीय पदार्थ होगा। बाकी सोडा, बेकिंग सोडा हो गया, धोने का सोडा, साबुन, ये सब क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, ये क्योंकि स्वाद में कड़वा होता है। आप लोग अगर चखे होंगे कभी तो पता चला होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का देखिए कह रहा है कि किसी अम्लीय विलयन का pH होता है। अब देखिए अम्लीय, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दें, अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, तो 7 से कम होता है। तो यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 से कम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है लवण है। ऑप्शन एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। तो HCl NaOH और K2SO4, तो NH4OH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, K2SO4। बाकी जो है आपको पता होगा HCl जो होता है ये क्या होता है, एक अम्ल है। बाकी NaOH ये क्या है, क्षारीय है। क्योंकि क्षारीय आप लोग लवण का डिफिनेशन पढ़े होंगे कि अम्ल का डिफिनेशन, अम्ल उस पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन आयन देता है किसी पदार्थ के साथ मिलने के बाद। और ये जो क्षारीय जो था वो क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। बट यहाँ पे क्या है, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड होता है, और ये भी OH है, ये भी हाइड्रोक्साइड, मतलब ये दोनों क्या है, क्षारीय है। ठीक है, NH4OH ये भी क्षारीय है, NaOH ये भी क्षारीय है। बाकी HCl लेके एक अम्ल है। तो मतलब यहाँ पे पूछता है कि लवण कौन सा, तो लवण क्या होगा, K2SO4। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 24 करा देखिए, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। तो 24 का क्या होगा, 24 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी C12H22O11। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी C12H22O11। ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का देखिए क्या कह रहा है कि सक्रिय श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है, यानी सक्रियता श्रेणी में जो सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है। यहाँ पे देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 25 का क्या होगा, 25 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे
बी हो जाएगा नहीं Na। क्या होगा Na कभी कभी अलग अलग पदार्थ में जो है वो अलग अलग क्रियाशील दर्शाया जाता है, जैसे जल में कुछ अलग होता है, लवण में कुछ अलग होता है, अम्ल में कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे पूछता है सक्रियता श्रेणी में, तो सक्रियता श्रेणी में क्या होगा ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 26 का देखिए, कह रहा है कि इनमें जो है इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है। आप देखिए ध्यान से ऑप्शन को पूछ रहा है, आप ध्यान से ऑप्शन को देखिए क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी अधातु है जो चमकीला होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नहीं ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है क्या है चमकीला अधातु है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पूछा जा सकता है कभी कभी, तो यहाँ पे क्या होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा चीज़ है जिसको इसमें कुछ जो है धातु के ही गुण पाए जाते हैं, तो ब्रोमीन क्या है चमकीला धातु है। बाकी यह जो और एक भी आयोडीन में कभी कभी देखने को मिलेगा आप लोग को, तो यहाँ पे आयोडीन भी हो सकता है ऐसे, तो ब्रोमीन धातु पूछेगा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है अधातु पूछ रहा है। तो यहाँ पे चमकीला धातु भी आयोडीन धातु के अंतर्गत गिना जाता है। बाकी आप लोग कन्फर्म बता सकते हैं, ब्रोमीन यहाँ पे कन्फर्म हो सकता है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का देखिए क्या कह रहा है कि लोहे का परमाणु संख्या, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट 26 नंबर जो बताया आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का है कि लोहे का परमाणु संख्या है, यानी कितना होता है लोहे का परमाणु संख्या, तो आपको पता होगा पढ़े होंगे, तो 26 होता है इसका, यानी बी हो जाएगा। 27 क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 28 का देखिए, निम्न में कौन जो कार्बन के अपरूप है, अपरूप है ऑप्शन को देखिए, कौन कार्बन के अपरूप है, ग्रेफाइट, हीरा, उसके बाद फ्लोरीन, उपयुक्त सभी। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हो सकता है, आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन, ये तीनों आप लोग दो सुने होंगे, ग्रेफाइट और हीरा, बट फ्लोरेनिन है, ये भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 29 का देखिए ध्यान से करा है कि कैल्शियम कार्बन डाई कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ सक्रिय कर देता है। क्या देखिए ध्यान से ऑप्शन को, 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, तो 29 का क्या हो जाएगा 29 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं एथाइन। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कराए कि क्या कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया है। एक बार ऑप्शन को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से देख लिए, तो 30 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परमाणु संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31 का है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, यानी आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन सा है, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे। तो 31 का क्या होगा 31 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षारीय धातु। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लिया यहाँ पे। तो 32 का क्या होगा 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी 2। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का देखिए ध्यान से करा कि रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन जो है क्या कहलाता है, रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए। तो 33 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी वाष्पोत्सर्जन। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 34 का देखिए ध्यान से करा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो होता है, एक पता होगा आप लोग पढ़े होंगे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एनीमिया होती है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी खून रक्त की कमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 करा कि अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं, अमाशय के जठर रस में क्या पाए जाते हैं, एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए ऑप्शन को। तो यहाँ पे क्या जाएगा 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में, तो 35 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्या कहते हैं श्लेष्मा और क्या कहते हैं पेप्सिनोजेन, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। तो क्या जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का ध्यान से करा कि न्यूरॉन के केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है, न्यूरॉन के केंद्रक जो कहाँ पे उपस्थित होता है, ऑप्शन को एक बार अच्छे से देख लीजिए। 37 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोशिका काय साइटोन में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन उसके बाद 38 का है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो कौन सी है, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए। तो 38 का क्या हो जाएगा 38 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगी, यानी लीवर। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का है कि इनमें से जनन ग्रंथि कौन है, इनमें से जनन ग्रंथि जो है कौन सी है, एक बार अच्छी तरह से आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे। तो 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, यानी ए और बी दोनों, ए और बी ये दोनों है जनन ग्रंथि, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे। तो 40 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एकालिंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का क्या है कि शुक्राणु बनता है, यानी शुक्राणु जो बनता है वो किस चीज़ से बनता है, ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 41 का
41 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी विरसन में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का है कि निम्न में जो कौन परिवार नियोजन की प्रक्रिया विधि है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 42 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, यानी इनमें से सभी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? जीवों की उपस्थिति से पहले पृथ्वी पर जो है क्या नहीं था? ऑप्शन को देखिए ध्यान से, क्या नहीं था उस समय? तो 43 का क्या होगा? 43 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो है नहीं था। CO2, O2, NO2। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 44 का है कि रुधिर वर्ग O का जीवन होता है, यानी देखिए ध्यान से, काफ़ी इजी क्वेश्चन है भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 44 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं अप्रभावी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का है, यहाँ पे क्या करा है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन। क्या होगा? उस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं सूर्य। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का ध्यान से सुनिए कि इनमें जो है कौन अपमार्जक के उदाहरण है? देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, कौन जो अपमार्जक के उदाहरण हो जाएगा? तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा? 46 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी बाज, कौवा, लोमड़ी, चील, सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन 47 करा है कि यूरो 2 का संबंध है, किससे संबंध है? एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लिया यहाँ पे। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं वायु प्रदूषण से। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 करा है कि टिहरी बांध का निर्माण जो है किस प्रदेश में किया गया है? ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? 48 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी उत्तराखंड। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। चलिए यहाँ पे हम लोग